हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी वीव एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी पर। आज हम बात करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 में एक टॉपिक्स है जिसका नाम है विद्युत ऋणात्मकता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो यार, अगर बात की जाए विद्युत ऋणात्मकता की तो आज हम समझेंगे कि विद्युत ऋणात्मकता क्या है और इसकी हमारे आवर्त सारणी में क्या आवर्तिता होती है। आवर्तिता का मतलब कि जब हम आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाएंगे तब विद्युत ऋणात्मकता पे क्या असर पड़ेगा, और जब हम आवर्त सारणी में क्या करेंगे अपने वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तब जो हमारे तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता हैं उसमें क्या असर पड़ने वाला है। देखो यार, सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है। विद्युत ऋणात्मकता, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, विद्युत ऋणात्मकता का सिंपल सा मतलब है कि किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता। तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी परमाणु द्वारा, परिभाषा इसकी लिखेंगे, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो ये क्या होती है, हमारी पूरी की पूरी परिभाषा है विद्युत ऋणात्मकता हम किसे कहने वाले हैं। देखो यार, पूरा का पूरा एक बार परिभाषा को फिर से पढ़ूंगा मैं। क्या लिखा है कि किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। यानी कोई भी परमाणु जब अपनी बाहरी कोश द्वारा किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को पिकअप करता है, खींचता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की पावर क्या है, यानी कितनी जोर से, कितना बल, कितनी ताकत से वो बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अब देखो, ये डिपेंड किस बात पे करेगा। जैसे मैं आपको कहूं कि हमारे पास मान लीजिए कोई विद्युत ऋणी तत्व है, जैसे हमने कहा हमारे पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करेगा, अपनी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से पिकअप करेगा, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करेगा। और जब अपनी ओर आकर्षित करेगा तो आकर्षित करने के बाद वो विद्युत ऋणी हो जाएगा। तो विद्युत ऋणात्मकता तब आती है जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और विद्युत ऋणात्मकता का सिंपल सा मतलब ये भी है कि वो कितनी क्षमता से, कितनी पावर से किसी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ। जैसे कुछ विद्युत ऋणी तत्व हमारे पास, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारे के सारे क्या हैं, विद्युत ऋणी तत्व हैं। और अगर ये विद्युत ऋणी तत्व हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, खींचेंगे। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इसकी जो खींचने की क्षमता होगी वही क्या कहलाएगी, उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाएगी। अब देखो यार, आप पहले परिभाषा को लिख ले, फिर आगे बढ़े हम। देखो, अब हम देखते हैं कि जो हमारी विद्युत ऋणात्मकता है ये किस प्रकार से प्रभावित होती है, यानी आवर्त सारणी में इसकी आवर्तिता क्या है। अगर आवर्तिता की बात करें तो जैसे हम आपसे बताएं कि अगर मैं कहूं कि पूरे के पूरे आवर्त सारणी में इसकी आवर्तिता क्या है। आवर्तिता का मतलब ये है कि ये हमारी विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में कब कब बढ़ेगी और कब कब घटेगी, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा और राइट से लेफ्ट पे आने पे क्या होगा, और जब वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं तब विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इसके विषय में डिस्कस हम करेंगे। देखो यार, जो हमारी विद्युत ऋणात्मकता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जब हम बात करते हैं, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा प्रभावी नाभिकीय आवेश। जैसे कि हम आपको बताएं
कि मान लो कोई परमाणु का ये नाभिक है और उस नाभिक का ये मान लीजिए पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है। तो होगा क्या कि अगर हम देखें तो इस नाभिक के पास मान लीजिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसी प्रकार यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो मान लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो और तीसरी कक्षा में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो क्या होगा, आपने पढ़ा होगा अपने क्लास 11th के इस टॉपिक्स में कि एक कॉन्सेप्ट होता है परमाणु त्रिज्या का। तो परमाणु त्रिज्या में आपने यही पढ़ा था कि इस नाभिक से लेकर के जो हमारी बाह्यतम कोश है, इसकी दूरी को हम क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब देखो क्या होगा, अगर मैं बात करूं इसके परमाणु त्रिज्या की और यहीं पर मैं किसी और का एग्जाम्पल ले लूं, जैसे मैं कहूं कि यहाँ पर भी मान लो कोई एक परमाणु है जिसका ये नाभिक है और ये क्या है, उसकी पहली कक्षा है और मान लीजिए वो उसकी दूसरी कक्षा है। अब अगर तुलना की जाए तो आप यहाँ देख पाएंगे कि इसके नाभिक से इसके बाह्यतम कोश की दूरी और इसके नाभिक से इसके बाह्यतम कोश की दूरी में अंतर है। अंतर किस बात का है कि अगर आप गौर से देखें तो मैं आपसे अगर ये कह दूं कि यहाँ पर बाहरी कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन हैं कि इसकी परमाणु त्रिज्या कम हो जा रही है, या तो मैं ये कह दूं कि इसमें अंतर कर दें अगर हम, जैसे यहाँ पर भी 3 कक्षाएं हैं और यहाँ पर भी 3 कक्षाएं हैं, लेकिन मान लो कोई ऐसा तत्व हो जिसमें हम कह दें कि केवल उसमें क्या है, आपके पास 2 ही कक्षाएं हैं। इसको मैं हटा रहा हूं, मान लो इसी की तरह का क्या है, कोई एक ऐसा परमाणु है जिसमें 2 कक्षाएं हैं, ये पहली कक्षा है और ये दूसरी कक्षा है। अब आप अगर गौर से देखेंगे तो इसकी परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है और इसकी परमाणु त्रिज्या कम है। अगर इसकी परमाणु त्रिज्या कम है और इसकी परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है तो आप सोच कर देखिए कि जब क्या होगा, ये वाला नाभिक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं चारों तरफ इसके, तो जब ये वाला नाभिक क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो क्या होगा, यहाँ से इस नाभिक से और इस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। ज़्यादा है तो क्या करेगा, इसके ऊपर वो जो इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो कम लगा पाएगा, यानी जो इसका क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश है, प्रभावी नाभिकीय आवेश है, वो क्या कर पाएगा, कम लगा पाएगा। और अगर कम लगा पाएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आसानी से यहां पर नहीं जुड़ पाएगा। और अगर आसानी से नहीं जुड़ पाएगा तो जो इसकी विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता जो है वो घट जाएगी। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी परमाणु त्रिज्या क्या है, ज़्यादा है, सॉरी कम है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर इसकी परमाणु त्रिज्या कम है तो इसका जो नाभिक है, अब अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूम रहे होंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की इसकी क्षमता इस वाले परमाणु की तुलना में ज़्यादा है। अगर ये नाभिक इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तेजी से खींचेगा तो बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे ये इसको क्या कर लेंगे, आसानी से अपनी तरफ पिकअप कर लेंगे, यानी कि खींच लेंगे। अगर इसको ये आसानी से क्षमता के साथ अपनी तरफ खींच लेंगे तो खींच करके ये विद्युत ऋणी हो जाएंगे, यानी जिस परमाणु की त्रिज्या कम है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच ले रहा है। क्यों खींच ले रहा है, क्योंकि बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से कम दूरी पर है, और अगर नाभिक से कम दूरी पर है तो नाभिक क्या करेगा, अपने प्रभावी नाभिकीय आवेश से उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेजी से खींचेगा। अब अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको वो स्पीड में बढ़िया फोर्स के साथ खींच लेगा, तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा हो जाएगी। अब इसकी बात अगर करें तो यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, कम है। अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश इस वाले का कम है और इस वाले का प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा है तो क्या होगा, ये ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा
क्षमता से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा क्षमता से खींचेगा, ज़्यादा क्षमता से क्या करेगा, आकर्षित करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर इस वाले परमाणु की, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता कम है। अगर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता कम है तो क्या होगा, ये बहुत तेजी से इसको नहीं खींच पाएगा, और नहीं खींच पाएगा तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाएगी। इन सब चीज़ों से हमें ये पता चला कि जिस परमाणु की त्रिज्या ज़्यादा है उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी, और जिस परमाणु की त्रिज्या कम है उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी। तो इससे एक संबंध पता चला हमें, और वो संबंध ये है कि जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, जो हमारी विद्युत ऋणात्मकता होती है, जो हमारी विद्युत ऋणात्मकता होती है, वो क्या होगी, परमाणु त्रिज्या की व्युत्क्रमानुपाती होगी। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको सही से लिखता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, समय दीजिए थोड़ा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जो हमारी, एक मिनट, जो हमारा विद्युत ऋणात्मकता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, परमाणु त्रिज्या के, परमाणु त्रिज्या के। यानी जो हमारी परमाणु त्रिज्या है जब वो बढ़ेगी तो इससे क्या होगा कि जो हमारा विद्युत ऋणात्मकता है वो घटेगी। यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन हमने कर लिया है। एक बात और है कि जब नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है तब इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता भी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी विद्युत ऋणात्मकता होती है, जो हमारी विद्युत ऋणात्मकता होती है वो किसके समानुपाती होती है, वो होती है प्रभावी, इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि आपने लिख लिया होगा लगभग। तो जो हमारी विद्युत ऋणात्मकता होती है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी जब प्रभावी नाभिकीय आवेश हमारा बढ़ेगा तो उससे विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी, हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो ये रहा इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। अब हम थोड़ा ये देखते हैं कि जो हमारी विद्युत ऋणात्मकता है आवर्त सारणी में इसकी आवर्तिता क्या होती है। हाँ जी, देखो इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़े हम। ठीक है, अब देखो क्या है कि जब मैं बात करूंगा इसकी आवर्तिता की, तो जो इसकी आवर्तिता है वो क्या है, समझते हैं इसे। जब हम क्या करते हैं अपनी आवर्त सारणी में, आपने परमाणु त्रिज्या में पढ़ा होगा कि जब हम क्या करेंगे अपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, और जब हम वर्ग में क्या करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, तो आपने इस चीज को देखा है परमाणु त्रिज्या में कि जब आवर्त सारणी में आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है, सॉरी घटती चली जाती है। क्या होती चली जाती है, घटती चली जाएगी। यानी यहां पर क्या होगा कि परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। सॉरी मैं गलत लिख दे रहा हूं, परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। लेकिन अगर मैं बात करूंगा कि वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। यानी परमाणुओं की साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब परमाणुओं की जो हमारी त्रिज्या है
वो जब क्या होगी, बढ़ेगी, तो हमने आपको अभी बताया है कि जब परमाणु त्रिज्या घट जाएगी तो इसका मतलब विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जब आवर्त में आप क्या करते हैं, बाईं तरफ से दाईं तरफ जाते हैं, यानी कि जब आप बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर जाएंगे तो आपको जो विद्युत ऋणात्मकता है, जो आपकी विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। इसी तरह जब आप क्या करते हैं, अपने वर्ग में क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे इस तरह से, ऐसे, हाँ जी आ जाओ। जब आप क्या करोगे, ऐसे ऊपर से नीचे आओगे तो यहां पर जो विद्युत ऋणात्मकता है, विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या होगी आपकी, विद्युत, यहां समझ जाना, ऋणात्मकता है वो क्या होगी, घटेगी। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जब हम क्या करेंगे, अपनी आवर्त सारणी में दाईं तरफ से बाईं ओर जाएंगे तो जो हमारी विद्युत ऋणात्मकता है वो हमारी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और जब हम क्या करेंगे, अपने वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो जो हमारी विद्युत ऋणात्मकता है वो घटती चली जाएगी। हमने आपको यह भी बताया कि परमाणु त्रिज्या जब घटेगी तो इससे विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, बढ़ेगी, और जब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो इससे विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटेगी। और जो हमारी विद्युत ऋणात्मकता होती है ये प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने से बढ़ जाती है। तो ये क्या हुआ, हमारा विद्युत ऋणात्मकता में क्या आवर्तिता है वो वाला कंसेप्ट। अब थोड़ा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आवर्त सारणी में इसका कैसे कैसे यूज है, और कुछ तत्वों के एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ जी देखो, जैसे हम आपसे कहें कि मान लीजिए हमारे पास, हमने आपसे कहा, पहले आप देखते हैं कि अब आपके आवर्त सारणी में हाइड्रोजन दिखता है, फिर आपको लिथियम दिखेगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको ऐसे बेरिलियम दिखेगा, ठीक है। अब बीच में कुछ डी ब्लॉक के तत्व होंगे और फिर यहाँ से आपको बोरान दिखना शुरू होगा, जैसे कि आपको बोरान दिखेगा, फिर आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे कार्बन दिखेगा, फिर आपको यहाँ नाइट्रोजन दिखेगा, फिर ऑक्सीजन दिखेगा, फिर आपको यही फ्लोरीन, फिर इधर से आपको नियॉन देखने को मिलता है। तो आपने देखा कि जब आप क्या करते हैं, कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हैं आवर्त सारणी में, तो इधर जाने पे विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, कम है, इसकी इससे ज़्यादा है, फिर नाइट्रोजन की इससे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन की इससे ज़्यादा है, फिर फ्लोरीन की इससे ज़्यादा है, और लास्ट में देखेंगे तो ये तो हमारा न्यूट्रल होता है, यानी कि उत्कृष्ट गैस में आ जाता है। तो अगर कुछ ऐसा आपके एग्जाम में आए कि इनमें से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा है, तो आप बताएंगे कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो, बाएं से दाहिनी तरफ जा रहे हो। तो जब आप बाएं से दाहिनी तरफ जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। और वहीं पर अगर आप क्या करते, ऊपर से नीचे की ओर आते, तो क्या होता कि विद्युत ऋणात्मकता हमारी घटती चली जाती। जैसे मैं आपको कहूं कि मान लीजिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसी तरह यहाँ पर मैं देखूं अगर कि यहाँ पर मान लीजिए ऐसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, तो क्या होता है यहाँ पर कि जब आप ऊपर से ऐसे नीचे आ रहे थे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, अब यहाँ पर घटेगी, यहाँ पर भी क्या होगी, घटेगी, लेकिन ऐसे जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस तरह से अगर आपसे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत ऋणात्मकता से संबंधित, तो आप बड़े ही आसानी से इसको कर लेंगे। तो अब बढ़िया तरीके से आप इसको समझ लीजिए और लिख लीजिए। तो ये रहा हमारा आज का पूरा विद्युत ऋणात्मकता का कॉन्सेप्ट। होपफुली आपको पूरा का पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप समझ पाए होंगे कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है और किस तरह से इससे संबंधित जो है एग्जामिनेशंस में आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह के नए नए अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग वीडियो बनाना
शुरू करते रहेंगे। धन्यवाद।